दोस्तों इस समय हमारे साथ हैं सार्थक, जो कि उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की परीक्षा एसीएफ में 20वीं रैंक के साथ चयनित हुए हैं और बहुत ही शानदार सफलता कहा जाएगा इसे। और सार्थक, सबसे पहले तो आपको बहुत-बहुत बधाई इस शानदार सफलता के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। सार्थक, जैसा कि हम सबसे पहला अपना जो सवाल है, जो सफल अभ्यर्थी हैं उनसे पूछते हैं, वो यही रहता है कि आपकी जर्नी इस सफलता तक क्या रही है? कैसे आपने तैयारी की शुरुआत की थी? थोड़ा इसके बारे में बताइए। यस सर। सर सबसे पहले तो सर ये जो पोस्ट थी उसके लिए जो 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 स्टेट है, जो प्रदेश है और जो पोस्ट है सर, दोनों के लिए बहुत बचपन से मेरी रुचि थी सर। मेरा बचपन टिहरी में बीता था, जंगलों में टिहरी के। वाइल्ड लाइफ में मुझे बहुत इंटरेस्ट आया सर। फॉरेस्ट्री में मैंने एक बुक भी लिखी थी सर, बच्चों की कहानियां लिखता हूँ साइड में से। तो ऐसे बच्चों की कहानी भी लिखी थी ऐसे वाइल्ड लाइफ के ऊपर सर मैंने। तो जब ये पोस्ट का नोटिफिकेशन आया था 2019 में सर, तभी से मैंने इसका अप्लाई करा था उस टाइम सर। और तभी पूरा सिलेबस देख के इसकी तैयारी, कुछ कुछ चीजें मुझे थोड़ी बहुत मैंने कभी पहले पढ़ी थी, कुछ चीजें थोड़ी नहीं थी। तो उसके लिए प्लान करके मैंने पढ़ाई शुरू कर दी, पहले प्रीलिम की, फिर मेंस की और फिर इंटरव्यू की सर। तो सिलेबस देखते हुए, जैसा कि सिविल सर्विसेज के बारे में कहा जाता है कि भाई, पहले प्रीलिम्स एक स्टेज है, फिर मेंस का स्टेज है, फिर इंटरव्यू का इंटरव्यू। स्टेज है। आपके लिए तीनों स्टेजेस क्या हर्डल के रूप में रहे? आपने कैसे मैनेज किया और क्या स्ट्रैटेजी रही? सर प्रीलिम जो स्टेज था सर, वो तब भी थोड़ा डुएबल था, क्योंकि सर मैं और मेरे साथ मेरे ख्याल से काफी सारे जो और कैंडिडेट्स इनका सिलेक्शन हुआ है सर, सब यूपीएससी की कहीं ना कहीं थोड़ी तैयारी करके आते सर। तो कुछ हद तक ओवरलैप करता है, कुछ हद तक नहीं करता। तो प्रीलिम थैंकफुली इस बार काफी ओवरलैप करा था यूपीएससी की प्रिपरेशन के, उसके पैटर्न के हिसाब से। तो उस हिसाब से सर मैं प्रीलिम में मैंने थोड़ा उत्तराखंड स्पेसिफिक, उत्तराखंड की वेबसाइट से, उत्तराखंड की जो योजना मैगजीन होती है उनको उठा के थोड़ा देखा था, और यूपीएससी की अपनी जो पढ़ाई थी उसको रिवाइज करा था। उसके बाद में जब मेंस आया सर, मेंस थोड़ा अलग हो जाता है इसमें, क्योंकि एक तो एक लैंग्वेज पेपर आते दो, जो अलग गेम थोड़ा होते हैं, और मेजरली सर दो ऑप्शनल सब्जेक्ट होते हैं साइंस बेस्ड। तो इसमें मैं थोड़ा सा लकी था सर, मैंने इंडियन फॉरेस्ट सर्विस का मेंस एक बार पहले दिया था। तो उस टाइम जो मैंने सब्जेक्ट उठाए थे वो यहाँ पे उठाए। और जो लैंग्वेज थी सर, जैसे हर किसी की मैं मानता हूँ इंग्लिश और हिंदी में से एक लैंग्वेज थोड़ी बेटर होगी, एक थोड़ी सी वीक होती है। तो जैसे मेरी हिंदी थोड़ी वीक थी सर, तो उसके लिए तैयारी शुरू करी मैंने। कुछ उसकी बुक्स आती हैं, सामान्य हिंदी करके बहुत सारी बुक्स आती है, मेनली प्रैक्टिस की बात होती है सर। तो वो प्रैक्टिस करी, इंग्लिश की हिंदी की न्यूज़पेपर्स डेली पढ़ता था, हिंदी की कहानियां थोड़ी उठाई पढ़ने के लिए सर। मेरे पिताजी के पास राग दरबारी एक बहुत उनका चहिता उपन्यास था सर, तो मैंने वो पढ़ा। तो ऐसे थोड़ी रुचि भी हुई। साथ में सर जो ऑप्शनल सब्जेक्ट उठाए मेंस में सर, वो थोड़े ऐसे उठाए जिसमें इंटरेस्ट था सर। मतलब आईएफएस में पहले भी मैंने दिया था, कोई इंटरेस्ट के साथ। तो जैसे मैंने आपको पहले बताया था, मेरा वाइल्ड लाइफ, जंगलों में इंटरेस्ट जनरली रहा है सर, एनवायरमेंट वगैरह। सो मैंने इसलिए सर फॉरेस्ट्री और जूलॉजी उठाया मैंने सर सब्जेक्ट। थोड़े से जूलॉजी थोड़ा वास्ट था, बट इंटरेस्ट था तो पढ़ने में मजा आता था सर, वो करके दिया। सो उस तरह फिर इसको लेके मीन्स दिया सर, फिर बाद में इंटरव्यू। मेंस के लिए आपने क्या आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस की थी? और क्या पहले की तैयारी में कुछ मदद मिली आपको? और अभी जो आपने आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस की थी, उसके लिए क्या स्ट्रेटेजी रही? सर मेंस के लिए सर मैंने मतलब सर एक बात वही है कि यूपीएससी पहले दे रखा है सर, थोड़ा सा आइडिया होता है। जनरली गवर्नमेंट एग्जाम्स में कॉमन कुछ सिमिलैरिटी होती है। बट फर्स्ट थिंग आई डिड वाज सर प्रीवियस ईयर पेपर्स, एफआरओ एग्जाम्स के, अलग स्टेट्स के, एसीएफ के और फॉरेस्ट्री के, आईएफएस के मैंने पेपर्स थोड़ा उठा के देखे सर, उनको मैंने अटेम्प्ट करा थोड़ा। तो पहले अटेम्प्ट करते एक आइडिया हो गया कि किस तरह का पेपर एक्सपेक्ट कर सकते। उसके बाद पढ़ाई थोड़ी लिखनी शुरू करी सर। आंसर राइटिंग प्रैक्टिस के लिए सर एक बहुत मुश्किल थोड़ा होता है, क्योंकि यहाँ पे ये बहुत अच्छा एग्जाम है, बहुत अच्छी पोस्ट है, बट अवेयरनेस थोड़ी कम है, सपोर्ट सिस्टम थोड़ा कम है इसमें। तो बहुत मुश्किल से कुछ लोग ढूंढे थे मैंने जो साथ में एग्जाम दे रहे थे, उनके साथ साथ मिलके हमने आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस शुरू करी, एक दूसरे को आंसर दिखाते थे, थोड़ा बहुत आके प्रैक्टिस करते थे उस तरह से। तो ये चीज प्राइमरीली मैंने करी थी सर। तीसरा स्टेज जो इंटरव्यू का होता है, उसके लिए आपकी स्ट्रेटेजी क्या थी? क्या कुछ मॉक इंटरव्यूज से हेल्प मिली, या सेल्फ प्रिपरेशन ही काफी होती है कुछ कैंडिडेट्स के लिए? आपका क्या एक्सपीरियंस रहा है?
सर इंटरव्यू में सेल्फ की जरूरत पड़ी इस बार सर। सेल्फ प्रिपरेशन इतनी ज्यादा नहीं थी क्योंकि सर एक तो थोड़ा सा ये करा सर, आप जैसे आपकी ही सामने कोचिंग थी सर, आप लोगों की भी काफी हेल्प थी सर। तो उसमें सर थोड़ा आइडिया हो गया कि इंटरव्यू किस आधार पर आता है, क्या एक्सपेक्टेशंस होती हैं, किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। तो उस चीज को मद्देनजर रखते हुए सर मैंने अपने ऑप्शनल्स की पढ़ाई अच्छी तरह करी, अपनी ग्रेजुएशन सब्जेक्ट की पढ़ाई अच्छी तरह करी, और उत्तराखंड की पढ़ाई स्पेसिफिक टू दीज थिंग्स। मतलब जैसे अगर मेरा ऑप्शनल है जूलॉजी, तो जूलॉजी और उत्तराखंड का क्या रिलेशन है, मतलब तो उत्तराखंड की वाइल्ड लाइफ क्या है, उत्तराखंड की फौना कैसा है, वो पढ़ा थोड़ा बहुत। जैसे मेरा एक ऑप्शन था फॉरेस्ट्री, तो फॉरेस्ट्री का उत्तराखंड में किस टाइप के फॉरेस्ट होते हैं, किस तरह की उनकी देखभाल की जाती है, सिल्वीकल्चर सिस्टम वगैरह वो सारे। तो ये और इंटरलिंक करके इन्हें करा, ये सोचते हुए कि किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। किसी भी टॉपिक में बहुत डीप नहीं गया क्योंकि इंटरव्यू में हमें खाली 1 या 2 लाइन में आंसर देना होता है, बट हर टाइप के क्वेश्चंस को सोचा जरूर दिमाग में। आपकी कोचिंग की सर काफी हेल्प मिली थी इसमें, एक्सपेक्टेड एरियाज क्या पढ़ने चाहिए उसमें मिला। फिर सर एक और चीज ये करी कि अगेन साथ मिलके पढ़ना आसान होता है, और वही बात करते करते इंटरव्यू के लिए। तो कुछ और भी कैंडिडेट्स थे जिनके साथ मैंने प्रिपरेशन इस तरह करी, जैसे जिनके साथ ऑप्शनल कोई कॉमन था, कोई बैकग्राउंड कॉमन था, तो साथ बैठ के हम लोग डिस्कस करते थे इसमें ये चीज आ सकती है, इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो ये चीज बोलेंगे। और सर मतलब फॉर्चुनेटली आई थिंक इसकी वजह से सर जिन लोगों के साथ मैंने तैयारी करी थी उन सभी का इस बार क्लियर हो गया सर। सो वो भी है, काफी हेल्प की सर। एक जरूरी बात आपसे और जानना चाहेंगे, इस पूरी तैयारी के प्रोसेस में कोचिंग का जो गाइडेंस और सपोर्ट सिस्टम है, कुछ लोग के लिए वर्क करता है, कुछ लोग के लिए नहीं करता है। आपका इस बारे में डिसीजन लेते समय क्या एक्सपीरियंस था, और दूसरों को आप जो दूसरे कैंडिडेट्स हैं जो आने वाले एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, वो सफल अभ्यर्थी जो होते हैं उनको काफी हद तक फॉलो करते हैं। तो इस बारे में डिसीजन लेने के लिए आपने कैसे सोचा कि कोचिंग का सपोर्ट सिस्टम यहाँ पर मुझे लेना है और यहाँ पर मुझे शायद जरूरत नहीं है? कैसे डिसीजन लेते हैं आप? सर मैं ये मानता हूँ सर कि जब ऐसा कोई एग्जाम होता है जैसे इसके, फिर जिसके बारे में हमें पता बहुत कम है, उसकी डिमांड बहुत अलग है, बहुत स्पेसिफिक टाइप की डिमांड है क्वेश्चन पेपर की, और ऑफ कोर्स क्वालिटी भी बहुत अच्छी है कि आप इतना उसमें आप अपनी एनर्जी चीजें लगा सकते हैं, अटेंशन। तो ऐसे में आपको गाइडेंस की बहुत जरूरत होती है सर। जैसे उत्तराखंड ईसीएफ का एग्जाम काफी टाइम बाद हुआ है थोड़ा सा, तो ऐसे गाइडेंस के लिए कोचिंग से गाइडेंस मिल सकती है, ये मुझे लगा है। मैंने गाइडेंस ली थी इंटरव्यू स्टेज पे जाकर सर। उसका मेरा रीजन थोड़ा अलग था सर। मैं आई वाज वर्किंग, मैं असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर हूँ सेंट्रल गवर्नमेंट सर्विस, तो काम के साथ इतना टाइम नहीं मिल पाता था इनिशियली कि कोचिंग का ले सकूं। मुझे ज्यादा आइडिया भी इतना नहीं था, मेरी पोस्टिंग भी बॉम्बे में थी सर क्योंकि। बट हाँ, इस इंटरव्यू के टाइम आते मुझे लगा कि मतलब आइडिया लेना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि किस जॉब में जा रहे हैं आप, आपको क्या एक्सपेक्टेशन हो सकती है इंटरव्यू में आपसे, जनरली क्या चीज आपको पता होनी चाहिए, क्या चीजें आपको आनी चाहिए फॉर दिस जॉब। तो उसके लिए, और ऑफ कोर्स एक मॉक इंटरव्यू सर वो भी बहुत जरूरी था, तो उसके लिए सर ऐसे कोचिंग की मैंने मुझे हेल्प की जरूरत थी, और आपकी साइड से भी सर हेल्प मिली उसमें। जॉब में रहते हुए आपने तैयारी की है, प्री और मेंस को क्रैक किया है। जो स्टूडेंट सेल्फ स्टडी कर रहे हैं जॉब के साथ, आप अपने एक्सपीरियंस से उन्हें क्या बताना चाहेंगे? क्योंकि तैयारी के दौरान बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स के फेज आते हैं। उस दौरान आपने कैसे अपने आप को मैनेज किया? कई बार ऑफिस से टाइम मिल पाता है, कई बार नहीं मिल पाता है, तो सबका अपना एक्सपीरियंस होता है। आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा है? सर एक तो सर हमें आई थिंक जिस भी जॉब में जाए हमें ये पता होना चाहिए कि हमें उसमें एक दिलचस्पी होनी चाहिए, तो अपने आप एक मोटिवेटिंग फोर्स मिलता है। तो ये जनरली मैं सभी जो भी कैंडिडेट्स को कहूंगा कि आप जॉब प्रोफाइल देखिए, आप आपको पसंद होनी चाहिए जॉब, तो अपने आप आपको लगेगा कि मुझे इस टाइप की नौकरी चाहिए, इस टाइप का काम करना है। उसके बाद सर मैं ये जरूर कहूंगा कि सबसे पहले जो पहली बात की थी, आप किसी भी पेपर में घुसने से पहले उसके पेपर को, प्रीवियस ईयर पेपर अटेम्प्ट जरूर करिए। उससे ये होता है कि जब आप अकेले पढ़ाई कर रहे हैं, जॉब के साथ तैयारी कर रहे हैं, टाइम कम होता है, तो आप एक डायरेक्शनल वे में पढ़ेंगे, मतलब आप इधर उधर नहीं भटकेंगे। वरना किसी भी एग्जाम में प्रॉब्लम ये होती है कि आप जब अकेले होते हैं, आप कुछ और प्रेशर्स होते हैं, तो समझ नहीं आता क्या करना है।
अगर आपने प्रीवियस पेपर एक बार दे रखे हैं, तो अटेम्प्ट कर रखे हैं, तो आपको थोड़ा आइडिया रहता है हमेशा दिमाग में कि अच्छा इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं, इस तरह की मुझे पढ़ाई करने की जरूरत है, इस टॉपिक में इतना डीप जाने की जरूरत है, इतने सारे टॉपिक्स कवर करने की जरूरत है। तो वो एक हेल्प मिला था। और फिर जो भी आपके पास सिलेबस है, आप किसी भी जो भी एग्जाम देने जा, जो भी स्टेज पे एग्जाम देने जा रहे, चाहे प्री या मेंस वगैरह, उसको आप, ये एक मुझे किसी सर ने बताई थी मुझे बात, आप ये मत खुद से पूछिए कि यार इस टॉपिक को करने में कितना टाइम लगेगा। आप खुद ये सोचिए कि मेरे पास इतना टाइम है, इस टाइम में मैं ये टॉपिक कैसे कवर करूं। कहने का मतलब सर ये है कि अगर आपको, मान लीजिए आपको उत्तराखंड की हिस्ट्री पढ़नी है, अब उत्तराखंड की हिस्ट्री आप एक साल में भी पढ़ सकते हैं, एक महीने में भी पढ़ सकते हैं, आप एक हफ्ते में भी पढ़ सकते हैं, एक दिन में भी पढ़ सकते हैं। अलग अलग लेवल की डेप्थ की पढ़ाई होगी। आपके पास जितना समय है उस हिसाब से आप उसको कवर करिए। और मैं ये मानता हूं अगर आप डिलीजेंटली, आप थोड़ा कम टाइम भी दे, बट आप सही तरह से टाइम दे और सबको इक्वलेंट टाइम दे और रिवाइज जरूर करें बार बार, तो दैट इज सफिशिएंट टू क्रैक एनी पेपर। लास्ट सवाल आपसे हमारा यही रहेगा कि जो आने वाले एग्जाम्स हैं उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के, जिसके लिए कैंडिडेट्स बहुत मन लगा करके तैयारी कर रहे हैं, शायद फॉर्म आने के बाद ज्यादा समय नहीं रहेगा, बहुत सारे एग्जाम शेड्यूल्ड हैं ऑलरेडी दिसंबर में। कम समय में प्रीलिम्स की तैयारी को कैसे करें और ओवरऑल एग्जाम में अपने आप को कैसे मैनेज करें? प्लान वे में चलिए सर, मैं ये बोलूंगा उन्हें, आप सबसे पहले किसी भी बैटल से पहले आप उसका प्लानिंग करते हैं, बिना ऐसी घुस जाना अच्छी बात नहीं होती। तो आप पहले 1-2 दिन निकालिए, देखिए क्वेश्चन पेपर किस तरह का क्वेश्चंस आते हैं, देखिए कि सिलेबस क्या क्या है, आपके पास सोर्सेस क्या क्या हैं, कितना आप उस टाइम में कितना पढ़ सकते हैं वो पहले डिसाइड कर लीजिए। तो कम अपनी प्लेट पे कम चीजें रखिए और इस तरह रखिए कि आप उन्हें अच्छी तरह पूरा खत्म कर सकें। सो आप मतलब वही देखिए कि जैसे आपको लग रहा है अगर उत्तराखंड स्पेसिफिक ज्योग्राफी है, ये सब है, तो उन सब टॉपिक्स को छोटा छोटा डिवाइड करिए और ऐसी सोर्स लीजिए जिसमें कंटेंट उसके अप्रोप्रिएट है, मतलब अगर टाइम कम है तो कम कंटेंट है, उस हिसाब से एक बार अपना प्लान बनाइए। और प्लान में ये जरूर रखिए कि आपको रिवाइज करना पड़ेगा किसी चीज को कई बार, उस प्लान पे चलिए। प्लान मतलब बहुत स्ट्रिक्टली प्लान बनाना पड़ेगा। अगर आपके पास दिन में खाली 3 घंटे हैं तो 3 घंटे के हिसाब से प्लान बनाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं, बट उसको डिलीजेंटली फॉलो करिए, उस पे आप प्रॉपरली पढ़िए जितनी चीज है, और उसमें इतना टाइम दीजिए अपना कि इसके बाद में एक बार रिवीजन करूंगा, इसके बाद एक और बार रिवीजन करूंगा। अगर उस दौरान कहीं प्लान थोड़ा डिविएट हो जाता है, आपको लगता है कि अरे आज मुझे चीज करनी थी नहीं कर पाया, कोई नहीं, आगे बढ़िए, उस पर टाइम वेस्ट मत करिए। नेक्स्ट दिन का जो नेक्स्ट प्लान है उसको फॉलो करिए। अपने आप एक आपका डिलीजेंस आएगा, अपने आप एक डिसिप्लिन आएगा और बाद में आप उसको पूरा वापस कवर कर पाएंगे ठीक से। सार्थक, जिस फील्ड को आप बचपन से पसंद करते थे, फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ को, उसमें आप उस क्षेत्र के लिए आप चयनित हुए हैं। इसके लिए आपको सबसे पहले तो बधाइयां और भविष्य के लिए शुभकामनाएं। और संवेग आईएएस से बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी मेरे इसमें सपोर्ट करने के लिए। ओके, थैंक यू सर।